इंडेमनिटी तुमको पता है क्या होता है? हम्म क्या होता है? इंडेमनिट वो इंडेमनीफायर रहता है और इंडेमनिटी होल्डर रहता है उसमें, वो कुछ नहीं। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है ये बताओ। हम्म इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब जैसे किसी का वो, कि अगर तेरा ये लॉस होता है तो फिर मैं वो लॉस बियर कर लूँगा। हाँ, मतलब किसी व्यक्ति को प्रतिरक्षा देना, यानी कि क्या बोलते हैं, बचाव देना। जैसे ये हम्म सपोज मान लो कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति हो, बी उसके लिए काम करता है, यानी कि बी जो है ए के लिए काम करता है। हम्म तो अब बी को जो भी कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? ए करेगा। ए से ए ने बी को बोल रखा है कि तू मेरे लिए काम कर, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करके दूंगा। हम्म तो यहाँ पे ए कौन हुआ? इंडेमनीफायर। हम्म और ये जो लोगों ने करा उसे बोलते हैं इंडेमनिटी। ठीक है, बढ़िया है, हम्म बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर ये अब वाले नोट से पढ़ना चाहिए, गौरव भैया को उससे पढ़ना चाहिए। अपन इसको पढ़ लेते हैं पहले, इसमें क्या है। चीज़ें तो अच्छी दी हुई है। हम्म गौरव वाले मैंने देखे नहीं थे कंटेंट के अभी। एक काम करेंगे, अपन इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो उनके नोट्स भी देख लेंगे। एक्स्ट्रा वही है, घुमा फिरा के बोलते हैं वही। तो भाई ये घुमा फिरा के आंसर बनाने वाली बात समझ अपन इसमें से लेते हैं। हम्म देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? कि एक व्यक्ति रहता है, वो किसी व्यक्ति को कंसिडरेशन के रूप में, कंसिडरेशन के रूप में क्या देता है? इंडेमनिटी देता है। हम्म इंडेमनिटी मतलब कि आप मेरे लिए काम करो, जो भी आप कर रहे हो उसके बदले अगर आपको कुछ भी नुकसान वगैरह होता है तो मैं आपको उसकी भरपाई भी करके दूंगा, आपकी सुरक्षा भी करूंगा, सब करके दूंगा। अब चाहे वो नुकसान चाहे ए की वजह से हो या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से, मतलब बी को जो होने वाला नुकसान है वो चाहे उसके मालिक की वजह से हो या फिर थर्ड पर्सन की वजह से हो, कोई भी हो, नुकसान की भरपाई ए करके देगा बी को। ठीक है, क्योंकि बी हम्म जो नाम का व्यक्ति उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए चाहे नुकसान कहीं से भी। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन, वही कॉन्ट्रैक्ट वाली चीजें होती है, दो पार्टी रहती है, इसका प्रपोजल रहता है, इसका एक्सेप्टेंस रहता है, कंसिडरेशन रहता है एक दूसरे के प्रति, ये सब चीजें रहती है। इंडेमनिटी मतलब तुमको डाउट नहीं, इंडेमनिटी तुमको समझ में आता है, तो कुछ चीज़ें फिर आंसर ही कर देते हैं। मुझे लगा कि तुम्हें ज़्यादा इंडेमनिटी नहीं पता होगा। सर पता है सर। चलिए, हाँ चलिए डाल। चलिए अभी देखो देखो, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें चीज़ें दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजी है। चलो, द टर्म ऑफ इंडेमनिटी में बी डिफाइंड एज एन एक्ट टू कंपनसेट और प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस। यानी कि इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी को डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है एक एक्ट के रूप में। एक्ट क्या है? कार्य के रूप में। उस कार्य से वो आदमी क्या करता है? लॉस जो होता है, जो भी नुकसान होता है, उसके अगेंस्ट व्यक्ति को कंपनसेट करता है या फिर प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी एक ऐसा एक्ट है जिसमें लॉस के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति को जो नुकसान होता है उसके अगेंस्ट उसको कंपनसेशन देते हैं या फिर प्रोटेक्शन देते हैं। In other words, to make good to the loss and contract to indemnity or compensate a person from loss is known as a contract of indemnity. इसमें उन्होंने बोला है, देखो, अदर वर्ड यानी कि और दूसरी भाषा में बोला जाए तो सीधी सी बात है, जो नुकसान है उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसकी भरपाई करना। मेक टू मेक गुड टू द लॉस, यानी कि जो नुकसान है उसके लिए कुछ अच्छा कर देना, कुछ भरपाई कर देना, उसे बोलते हैं इंडेमनिटी। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई और कंपनसेट अ पर्सन फ्रॉम लॉस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि किसी व्यक्ति को इंडेमनीफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर किसी व्यक्ति को कंपनसेट करने का कॉन्ट्रैक्ट करना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। समझ गए? हम्म उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस goes to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। सिंपल सी बात है इसमें कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, इंडेमनिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है जिस चीज़ के लिए, टू सेव बचाने के लिए, तो सेव फ्रॉम द लॉस, यानी कि जो भी नुकसान होगा उससे बचाने के लिए प्रॉमिस करती है। ठीक है, अब वो प्रॉमिस किस, जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? चाहे जो व्यक्ति प्रॉमिसर है उसकी वजह से हो रहा हो या फिर अदर पर्सन, यानी कि चाहे प्रॉमिसर की हरकतों के कारण सामने वाले का नुकसान हो रहा है या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से उसका नुकसान हो रहा है, कोई सा भी नुकसान हो उससे बचाने के लिए, उससे सेव करने के लिए जो प्रॉमिस होता है उसे
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। हम्म The person who promises to compensate for the loss is known as an indemnifier। अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति कोई पर्सन है वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा फ्रॉम द लॉस, उसे क्या बोलते हैं अपन, इंडेमनिफायर बोलते हैं। एंड द पार्टी फॉर हुज प्रोटेक्शन, जिसके लिए इंडेमनिटी की जाती है उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि जिस व्यक्ति को बचाया जाता है, जिस व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जाता है उसको इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं या फिर इंडेमनिफाइड कहते हैं, ठीक है। उसके भाइयों मम्मी क्लास चल रही है। हाँ बोलो सर। हेलो। हाँ भाइयों, अरे सर चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। A contract to indemnify B against the consequence of any proceeding which C may take against B in respect of a certain sum of 500 rupees. This contract of indemnity, this contract A is an indemnifier, B is an indemnity holder। सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है A और B के बीच में, जिसमें A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 500 रुपए तक, 500 रुपए तक का अगर तुम्हें कोई भी नुकसान होता है इसमें, इस प्रोसीडिंग में जो सी ने इनिशिएट करी है, देखिए सी ने आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग करी है, उस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में 500 रुपए तक से आपका नुकसान की भरपाई कर दूंगा, आपको इंडेमनिफाई कर दूंगा। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जिसमें ए इंडेमनिफायर और बी इंडेमनिटी होल्डर है। उसके बाद असेंशियल ऑफ द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। A valid contract of indemnity should be fulfilled the following conditions: there must be two parties, namely the indemnifier and the indemnified, यानी कि इसमें दो पार्टीज होना चाहिए, पहला होता है इंडेमनिफायर, दूसरा होता है इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं इसको, इंडेमनिफाइड। सेकंड वाला रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। as much it must have all the essential element of the valid contract as a consideration, pre-consent and commitment of the parties। इसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, जो होते हैं एक एसेंशियल पार्टीज, कंसिडरेशन और प्री कंसेंट, चीजें होनी चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रॉमिस होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति को लॉस से बचाने के लिए प्रॉमिस किया जाता है, टू सेव फ्रॉम द लॉस। और बोला था तो लॉस में भी ड्यू टू द प्रोमिसर हिमसेल्फ, वो लॉस जो नुकसान हो रहा है वो चाहे प्रोमिसर की खुद की वजह से हो या फिर कोई अदर पर्सन की वजह से हो। बट द जनरल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज मच वाइडर एंड इट आल्सो कवर द लॉसेस कॉज्ड बाय द एक्ट अदर देन द ह्यूमन बीइंग्स, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर पेरिस एंड सीज एक्सेट्रा। इसमें बोला है कि देखो जनरल अगर कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए इंडेमनिटी का, जनरल डेफिनेशन जो साधारण डेफिनेशन है लॉ के अलावा, उसमें ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी कोई नुकसान अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो उससे बचाने के लिए भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, फायर हो, एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। तो वो बेरेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, क्या बेरेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, बेरेक्ट उसमें से पढ़ते हो, बेरेक्ट में से रखी थी, अभी क्या पता कहाँ रखी हुई। ठीक है, बेरेक्ट से जरूर पढ़ना, जैसे कि अपन जो 124 है ना इंडेमनिटी का, उसको पढ़ना, उसमें बहुत अलग अलग बातें कही गई है। उसमें बताया गया है जो कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी व्यक्ति अगेंस्ट को सू कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको 124 और 125 दोनों आपको देखना है। उसमें जब आप इंडेमनिटी देखोगे ना डायरेक्ट में, तो इंडेमनिटी का मतलब ये तो आपको पता पड़ जाएगा कि भैया हाँ ठीक है, लॉस वगैरह से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से या उसी पर्सन की वजह से। फिर आपको उसमें आगे देखने को मिलता है कि देखो लॉस से कैसे बचाया जाता है। अगर मान लो कोई पर्सन है, उस पर्सन के खिलाफ किसी ने कोई केस किया, ठीक है, तो उस केस की प्रोसीडिंग में जितना भी खर्चा आएगा, उस प्रोसीडिंग में जितना भी कॉस्ट आएगा, वो इंडेमनिफायर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा आता है अगर मान लो कोई पर्सन है, उसने उस काम के लिए जो कि उसको इंडेमनिफायर ने करने के लिए बोला है, उस काम के चलते उसने अगर कोई केस फाइल किया है, मतलब अब पहला केस इस पे हुआ था, अब ये खुद कर रहा है केस, अगर कोई पर्सन अगर कोई केस फाइल करता है तो उस केस को डिफेंड करने में
तो उस केस को प्रोसीड करने में जो भी खर्चा आएगा वो कौन देगा? इंडेमनीफायर देगा। तीसरा पॉइंट उसमें देखने को मिलता है कि अगर मान लो कोई केस हुआ है और उस केस में कोई ऑर्डर हो गया है, उस ऑर्डर के तहत अगर किसी व्यक्ति को, कोई पर्सन को कुछ पेमेंट करना पड़ा, उसकी भरपाई भी इंडेमनीफायर ही करेगा। ये आपको देखने को मिलेगा 124 या 125 टाइम में दिया हुआ है। तो इससे पेरेक्स जरूर पढ़ना, बिना पेरेक्स के मत पढ़ना। लो कभी करो, बिना पेरेक्स के मत पढ़ना, ध्यान रखना, समझे? अब आता है 125 राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं? अरे यही तो है यार, यही तो दिया हुआ है, यही बिल्कुल यही पढ़ना है आपको। यही तो पढ़ा रहा था, मुझे लगा कि दिए नहीं है इसमें। इसने पढ़ा दिया, बस अलग सेक्शन में लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, 125 देख लेते हैं। 125 में बताया हुआ है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, है कि जिस व्यक्ति के पास इंडेमनिटी की जाती है, जिस व्यक्ति के लिए की जाती है, जिसको बचाने के लिए की जाती है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहला राइट टू रिकवर डैमेजेस। राइट टू रिकवर डैमेजेस का मतलब ये है कि देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई भी डैमेजेस हुए, ये इंडेमनिटी होल्डर है, ये इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। हाँ ये पैसे लेगा। किस चीज़ के पैसे लेगा देखना। All damages which is indemnity holder was compelled to pay in any suit irrespective of any matter to which promise to indemnify indemnity applies। यानी कि एक कोई सूट हुआ था, एक केस हुआ था इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट, और उसमें उस केस के ऑर्डर के तहत, जजमेंट के तहत उसको कंपेल किया गया, उसको बोला गया कि भैया आपको कुछ डैमेजेस अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट पे करना पड़ेगा इंडेमनिटी होल्डर को, वो बाद में किससे? इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोविजन इंडेमनिटी अप्लाई। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडेमनिटी फायर ने इंडेमनिटी होल्डर के लिए कौन से मैटर के लिए इंडेमनिटी करी थी। अगर मान लो कोई लॉस हुआ है इंडेमनिटी होल्डर को उसके काम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, जिसमें उसको डैमेज देना पड़ा है किसी केस के अंदर सामने वाली पार्टी को, वो डैमेज जो भी देगा वो बाद में इंडेमनिफायर से रिकवर कर लेगा। फिर होता है राइट टू रिकवर कॉस्ट। ये भी सूट का ही है कि अगर मान लो कोई सूट को फाइल करने में या कुछ भी तरीके से कार्रवाई करने में, उस केस को डिफेंड करने में के कुछ भी खर्चा होता है तो वो भी इंडेमनीफायर से ले लो। डेटा इंडेमनीफाइड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल कॉस्टेड व्हिच ही हैज कंपेल्ड टू पे ईदर इन फेलिंग द सूट और डिफेंडिंग द सूट। यानी कि उस सूट को डिफेंड करने में, उस सूट को फेल करने में जो भी कॉस्ट आता है वो सब उसको इंडेमनीफायर से लेगा, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से लेगा। फेल है फाइलिंग है? फाइलिंग होगा यार, फेल थोड़ी होगा, फाइलिंग होता है। राइट टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। अगर मान लो दो पार्टी के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है और उस कॉम्प्रोमाइज की वजह से कुछ पेमेंट देना रहता है तो वो भी देना ले सकते हो आप। यानी कि द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल द कॉस्ट सम्स व्हिच ही पेड अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज सूट। द सेड इंडेमनिटी होल्डर शुडंट बी एडवर्स टू द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द इंडेमनीफायर। सीधी सी बात है, जो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सपोज मान लो कोई सूट फाइल हुआ, उस सूट फाइल में दो पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करें, तो कुछ ना कुछ तो आपको पेमेंट फिर भी करना ही पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। जो भी कॉम्प्रोमाइज में जो भी पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा वो भी आप इंडेमनीफायर से ले लोगे, जैसा से बताया। फिर बोला है द सेट इंडेमनिटी होल्डर शुडंट बी एडवर्स टू द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द इंडेमनीफायर। यानी कि जो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा नहीं कि इंडेमनिटी अपने फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और उसमें गलत तरीके से इंडेमनिटी से उसको कुछ फायदा हो रहा है और इंडेमनीफायर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा करेगा तो दिक्कत है, समझ गए? फिर आता है राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर के राइट्स क्या है? जैसे बताया कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द इंडेमनीफायर राइट। राइट ऑफ द इंडेमनीफायर रिफर टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेदर under which the he has agreed to indemnify. The right of indemnifier are virtually the same as those of the surety in the contract of guarantee। वो सिंपल सी बात बोली कि देखो इंडेमनीफायर की कोई अलग से राइट के प्रोविजन या कॉन्ट्रैक्ट में सॉरी एक्ट के अंदर नहीं दिए हुए, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, किसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं कि मान लो दो पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उनके बीच में जो टर्म्स लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें अगर कुछ अधिकार अगर इंडेमनीफायर के अलग से दिए हैं तो आप वो मान लोगे, ठीक है।
फिर उसमें बोला कि जो इंडेमनीफायर होता है जनरली वही होता है, सेम होता है, सेम एज अ श्योरिटी इन द गारंटी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है उसके अंदर जो रोल एक श्योरिटी का होता है वही एक इंडेमनीफायर का होता है। तो उसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर देखो आप इंडेमनीफायर बने हो और आपने किसी व्यक्ति को उसके नुकसान होने पर उसकी भरपाई करने के लिए प्रॉमिस करा है, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो एक श्योरिटी मिलती है। समझ गए? और द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? क्या गौरव भैया की पीडीएफ भेजूं क्या? गौरव भैया की गारंटी की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बात करता है सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करता है, जिसमें बताया गया है सेल्स ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, पढ़ा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन in case of his default. It is entered into with the object of enabling the person to get a loan, goods, credit or an employment. देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है मैं बता देता हूँ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब अ पर्सन दूसरे पर्सन के लिए बोलता है कि देखो ऐसा है, अगर ये पर्सन अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में फेल होता है, परफॉर्म करने क्या होता है, फेल होता है, तो इसके बिहाफ पर हम इसकी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, या फिर हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। ये होता है गारंटी लेना किसी व्यक्ति। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब कोई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो जाता है तो उसे गारंटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पर्सन है जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, किसी के लिए तो कर रहा होगा। उसमें एक और पार्टी आ जाती, कोई भी ए मान लो, ए पार्टी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने लोग हुए? 3 लोग। ध्यान रखना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसा गारंटी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमेशा 3 लोग होते हैं। पहला एक व्यक्ति जो कुछ काम करना चाहता है वो व्यक्ति, दूसरा बी जो काम करेगा, और सी जो बी के काम की गारंटी लेगा। यानी कि ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके लिए काम होना है, बी नाम का एक व्यक्ति है जो ए के लिए काम करेगा। लेकिन अगर ए के लिए काम करने में बी फेल हो जाता है या फिर वो नहीं कर पाता है तो उसके लिए गारंटी लेने वाला एक आदमी होता है सी, कि जब उसका काम यही होता है कि अगर मान लो उसका सी का काम और कुछ काम ही नहीं है दूसरा पहले से, उसका सिर्फ एक ही काम है कि अगर मान लो बाई चांस इन केस फ्यूचर बी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल होता है तो सी आकर अपना काम करेगा। यानी कि सी गारंटी बन ले रहा है उसकी, ये मेरी जवाबदारी, आदमी काम कर देगा, नहीं करेगा तो मैं करके दूंगा। समझ गए? इसे कहते हैं गारंटी लेना। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 126 में। कितने लोग होते हैं इसमें? 3 लोग होते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है। अब गारंटी जो लिखी है वो किन किन चीज़ों के लिए, तो इसने बोला कि देखो कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके लिए गारंटी लेता है, कोई गुड्स वगैरह लेता है क्रेडिट पर उधार लेता है तो उसके लिए गारंटी लेता है, कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह रहती है, कोई नौकरी वगैरह के ऊपर रखते हैं तो अपन दूसरे व्यक्ति गारंटी लेते हैं कि भैया तुम्हारी गारंटी पर रख रहा हूँ मैं, पक्का सही काम करेगा ना, तो हाँ वो भी ठीक है बोल देता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? सबसे ज़्यादा गारंटी का उपयोग आप लोगों को पता है लोन में होता है। जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक को आपको एक गारंटर देना पड़ता है जो आपकी जवाबदारी लेता है, कि बैंक को बोलता है कि हाँ अगर ये पैसा नहीं भरे तो मैं दूंगा पैसा। उसके बाद जब आप किसी व्यक्ति की जमानत कराते हो कोर्ट में तो भी एक श्योरिटी या गारंटर लेके जाते हो। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व द 3 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने लोग होते हैं? 3 पार्टीज होती है, द क्रेडिटर, श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, 3 लोग होते हैं। पहला होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब ए जो बी को पैसे दे रहा है, यानी कि ये कौन हुआ यहाँ पे? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब पैसे देने वाला। उसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब बी जिसने पैसा उधार पे लिया है वो है प्रिंसिपल डेटर। और जो इसकी गारंटी लेता है उसे कहते हैं श्योरिटी। यानी कि सी कौन हुआ यहाँ पर? श्योरिटी। समझ गए? इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यही यहाँ पे लिखा हुआ। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, यानी कि जिस व्यक्ति की गारंटी दी जाती है। यानी कि सी अगर गारंटी दे रहा है बी की तो किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। ए को बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो अपना ही लड़का है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर वो नहीं करेगा तो मैं करके दूंगा। ठीक है, तो सी कौन हुआ यहाँ पर? श्योरिटी। और ए कौन हुआ? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन हुआ? जिस व्यक्ति की गारंटी दी जाती है वो क्रेडिटर।
जो व्यक्ति गारंटी देता है हु गिव द गारंटी वो श्योरिटी, और जिस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के बिहाफ पर गारंटी दी जाती है वो प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, एग्जांपल वही है कि ए ने क्या करा, बी को 10,000 रुपये का लोन दे दिया और सी ने प्रॉमिस करा ए को कि अगर बी पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं दूंगा। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गई। इट इज अ ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ट्राई पार्टी मतलब जिसमें 3 पार्टी होती है, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है बिटवीन श्योरिटी, प्रिंसिपल एंड डेटर एंड क्रेडिटर, in which the surety promises to pay the amount of the debt to the creditor if the principal debtor fails to pay। जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो श्योरिटी होता है वो प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को, अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर अपना पैसा नहीं देगा तो मैं तुमको दूंगा। फिर असेंशियल ऑफ द वैलिड गारंटी। वैलिड गारंटी के लिए असेंशियल क्या क्या होता है, तो फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। देखो भैया, सबसे पहला प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट होना चाहिए, मतलब उधार होना चाहिए। उधार मिलेगा उसी के पीछे तो हम गारंटी देंगे। अब पता लगा कि तुमने उधार दिया ही नहीं, गारंटी पहले लेने आ गए, पहले उधार देने की बात। The contract of guarantee purposes the existence of the liability enforceable at the law। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर सपोज ही कब होता है, पर सपोज मतलब उसको बनाया ही कब जाता है, जब वहाँ पर कोई एक लाइबिलिटी हो किसी व्यक्ति की। यानी कि सी बी के बिहाफ पे ए को गारंटी तब देगा जब बी की कोई लाइबिलिटी तो हो। यहाँ पर पता लगे बी का कोई लेना देना ही नहीं और सी जबरन बोल रहा है कि अरे बिल्कुल बिल्कुल बी की मैं गारंटी देता हूँ। ए बोल रहा है कि भैया बी के कोई लेना देना ही नहीं है मामले में, कहाँ गारंटी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बी की लाइबिलिटी होना चाहिए, यानी कि बी के द्वारा ए के लिए कुछ करने का दायित्व इसका होना चाहिए, कुछ कर्तव्य होना चाहिए, जिसके लिए सी गारंटी लेगा कि हाँ अगर बी नहीं करेगा तो मैं करूँगा। अब पता लगे बी बोल रहा है कि भाई साहब मेरे को कुछ करना ही नहीं सर है, सी नहीं बोल रहा है आया ठीक है मैं समझ तुम्हें बी की में, गारंटी दूंगा। क्या, नहीं आया ये। अरे इतना इसी नहीं आया। देखो ऐसा है, ए ने बी को 1,000 रुपये दिए, इसको दिए बी को दिए, और सी ने बी की गारंटी ली कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर बी आपको पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ, मैं श्योरिटी। ये तो समझ में आ गया, आ गया समझ में। हाँ। अब अगर मान लो ए ने बी को 1,000 रुपये तो दिए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही बी ने ए को 1,000 रुपये लौटा दिए वापस, तो ये इसकी बी की लाइबिलिटी खत्म हो गई क्या? नहीं। क्यों नहीं हुई, एक बात बताओ। हाँ अब हो मैंने गई। तुमको 1,000 रुपये दिए, तुमने हाँ मुझे हाँ 1,000 हो रुपये गई, हो लौटा गई। दिए, तो तुम्हारी लाइबिलिटी यही खत्म हो गई। क्या बोल रहा आवाज नहीं हाँ हो गई ख़त्म। हो गई। हम्म। अब अगर मान लो सी आके बोले ए को कि तुमने बी को पैसे दिए थे 1,000 रुपये, उसकी गारंटी भी लेता हूँ। कौन सी गारंटी भैया, बी ने तो पैसे चुका दिए, जब बी की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो गारंटी किस बात की ले रहे हो, समझ गए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ उधार तो हो माथे पे, उसका तो गारंटी लोगे। यानी कि प्रिंसिपल डेट का मतलब होता है उधार। उधार की जब कोई राशि नहीं है सर, तो गारंटी किस चीज़ की लोगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी इन्फोर्सिबल एट लॉ, यानी कि कानून के द्वारा इन्फोर्सिबल चलाने वाली कोई लाइबिलिटी आपके पास होना चाहिए। इफ नो सच लाइबिलिटी एग्जिस्ट देयर कैन बी नो गारंटी। अगर मान लो लाइबिलिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो ही नहीं सकता। बस वेयर सर एन ये दिस गारंटी इज प्रीसपोसेस गिवन। क्या है? क्या, प्रीसपोसेस। प्री सपोज का मतलब होता है, सपोज का मतलब पता है, सपोज करना सपोज कि वो हो सकता है। सपोज का मतलब होता है मानना, मान लो कि ऐसा है। प्री सपोज का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करने के लिए प्री सपोज, यानी कि ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी या फिर बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी है किसी व्यक्ति की। प्री सपोज होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि लाइबिलिटी होना चाहिए। प्री सपोज मतलब कुछ चीज़ होने के पहले ये होना चाहिए ऐसा, समझ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, सेकंड लाइन तो पढ़ी नहीं है। 10 where the debt which guarantee is given is already time barred or void, the surety is not liable। मतलब अगर मान लो कोई ऐसा डेट है, सपोज अब यहीं पे इसी एग्जांपल में सुन लो, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को 1,000 रुपये दिए थे, और 1,000 रुपये दिए थे और बोला था कि आप मुझे पैसे 3 महीने में लौटा देना। बी ने बोला बिल्कुल लौटा देंगे। कैसे कैसे नहीं लौटाएंगे, आपने बोला आपने दिए आज, हमको पैसे हम लौटा देंगे 3 महीने के अंदर।
अब बी ने वो पैसे 3 महीने में नहीं रिटर्न करे, तो ए का क्या दायित्व बनता है? ए का दायित्व बनता है कि 1 साल के अंदर अंदर बी के ऊपर केस करें और पैसे ले लें। लेकिन अगर मान लो ए ऐसा नहीं करता है तो ए का राइट क्या हो गया? टाइम पार हो गया, यानी कि टाइम से खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर ए ने जो पैसे बी को चुका रखे हैं उसके लिए वो किसी को भी श्योरिटी नहीं बना सकता, यानी कि अब अगर सी बोलेगा कि हाँ बी ने जो पैसे दिए हैं वो पैसे चुका देगा, अगर नहीं चुकाएगा तो मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो लाइबिलिटी बी की बनती थी उसके लिए ए के पास टाइम था कि वो एक्शन ले ले 1 साल के अंदर अंदर, और उसने एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर बी की लाइबिलिटी भी खत्म हो गई और ए का राइट भी खत्म हो गया। जब बी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ए का कोई राइट नहीं है, तो सी को आप श्योरिटी नहीं बना सकते। समझ रहे? क्योंकि आपके ऊपर दायित्व कि 1 साल के अंदर अंदर आप उससे पैसा वसूल कर लो, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो 1 साल के अंदर अंदर पैसा वसूल, तो फिर मैं क्यों तीसरे आदमी को श्योरिटी बनाऊँ कि नहीं अगर मैं पैसे दूंगा तो ये देखो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार तो वैसे ही खत्म हो गया। तुम्हें 1 साल के अंदर मांगना था, अब जब तुम मेरे से पैसे ही नहीं मांग सकते तो गारंटी किस चीज़ की? वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। एक्स टू का लोन फ्रॉम द 10,000 रुपीज फ्रॉम वाई। एक्स ने वाई से 10,000 रुपये का लोन लिया। कब लिया? 1 जनवरी 2000। एंड पेड नथिंग ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल एक्स ने 10,000 रुपये लोन लिया वाई से और उसके बदले उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, नहीं इंटरेस्ट दिया, नहीं ब्याज दिया, नहीं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब 2 जनवरी 2003 को, यानी कि 1 जनवरी 2002 के बाद 2 जनवरी 2003, मतलब 1 2 3 प्रॉपर 3 साल बाद जेड ने क्या करा? गारंटी दी वाई को एक्स के लिए कि अगर एक्स आपके 1,000 रुपये जो उसने 10,000 रुपये जो ले रखे हैं अगर वो नहीं चुकाएगा तो उसके बदले मैं चुकूंगा। किसने? जेड ने गारंटी ली। कब ली? 2 जनवरी 2003 को। लेकिन दिस इज नॉट अ वैलिड गारंटी। क्यों वैलिड गारंटी नहीं है? क्योंकि पैसे को 3 साल हो चुके हैं और आपको 1 साल के अंदर तो केस फाइल करना था, और आपने 1 साल के अंदर केस फाइल नहीं करा, मतलब आप क्या हो गए? टाइम बार्ड हो गए। और टाइम बार्ड हो गए तो अब आपका जो राइट है वो लॉफुली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप कानून से भी आपके 10,000 रुपये नहीं मांग सकते, तो मुझसे गारंटी तो बिल्कुल नहीं ले सकते। समझ गए? अब होता है इसका कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन जो होता है वो जरूरी होता है। लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कंसिडरेशन से सपोर्टेड होना चाहिए, और उसके कंसिडरेशन होना चाहिए। However, law presumes that a consideration received by the principal debtor is a sufficient consideration for the surety that needn't be direct consideration between the surety and creditor। अब इसमें बोला है कि देखो लॉ ये प्रेज्यूम करके चलता है कि प्रिंसिपल डेटर के द्वारा जो भी चीज़ दी गई है, जो प्रिंसिपल डेटर को जो भी चीज़ रिसीव हुई है, प्रिंसिपल डेटर ने जो भी चीज़ प्राप्त करी है वो एक तरह से श्योरिटी के लिए भी कंसिडरेशन होती है, इसलिए श्योरिटी को कोई अलग से कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। इसको समझाने के लिए आप यहाँ पे आइए। देखो ऐसा है, ए ने ए ने 10,000 रुपये बी को दिए। किसको दिए? बी को दिए। ए कौन है यहाँ पर? क्रेडिटर। ए कौन है? पैसा देने वाला। ये कौन है? प्रिंसिपल डेटर, यानी कि उधार लेने वाला। अब सी बोलता है कि अगर बी आपको पैसे नहीं चुकाएगा तो इसके बदले कौन चुकाऊंगा? मैं ही चुकाऊंगा। सी कौन हो गया यहाँ पर? श्योरिटी। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, अगर सी जो है ए को ये प्रॉमिस करता है कि अगर बी पैसे नहीं चुकाएगा तो उसके बदले मैं आपको पैसे चुकाऊंगा, तो मतलब सी तो अपना कंसिडरेशन ए को दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ए की तरफ से सी को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। बताओ। कुछ भी नहीं। अपन को ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ए ने 10,000 रुपये बी को दे रखे हैं वही सी के लिए भी कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि सी उसी चीज़ का तो कंसिडरेशन श्योरिटी दे रहा है कि जो आपने बी को पैसे दिए हैं उसके बदले मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर बी पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं आपको दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सी के लिए भी कंसिडरेशन क्या है? वही 10,000 रुपये जो बी को मिले, यानी कि बी को जो 10,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि बी के लिए
करा है क्रेडिटर ने, वो सी के लिए भी इनडायरेक्टली कंसिडरेशन ही होता है। सी को आपको अलग से देने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आपने जब प्रिंसिपल डेटर को कुछ दिया तभी तो सी ने आगे गारंटी ली, यानी कि सी का रोल ही तब शुरू हुआ जब आपने कुछ दिया। तो आपने जब प्रिंसिपल डेटर को कुछ दिया तभी जब सी श्योरिटी बन के आया, गारंटर गारंटी लेने आया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके द्वारा जो भी कुछ प्रिंसिपल डेटर के लिए किया गया है वो श्योरिटी के लिए भी कंसिडरेशन होगा। समझ गए? यही बोला था उसको। उसके बाद होता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है कि देखो भैया ऐसा है, जो भी कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पार्टीज जो होती है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सेम चीज इसमें बोला गया है कि जो भी पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होगी गारंटी की, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। However, incapacity of the principal debtor doesn't affect the validity of the contract of guarantee. इसमें एक चीज बोली गई कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो उसकी अगर कैपेसिटी ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने की, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्योरिटी और जो क्रेडिटर है वो दोनों की कैपेबिलिटी पर्याप्त होना चाहिए। That means the where the principal debtor is a minor, then the surety is regarded with the principal debtor and is personally liable to pay debt. इसमें क्या होगा कि अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर यानी कि उधार लेने वाला व्यक्ति अगर कोई माइनर है तो उसके बदले में जो श्योरिटी है जो उस प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी ले रहा है वो उस पैसा चुकाने के लिए फिर पर्सनली लायबल होता है। समझ गए? उसके बाद आता है देयर शुड बी नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किसी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आप तथ्य नहीं छुपाओगे, कोई बात नहीं छुपाओगे, जो भी है दोनों पार्टी के सामने क्लियर क्लियर रखें। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एन एब्सोल्यूट गुड फेथ। एब्सोल्यूट गुड फेथ भी चलता है। गुड फेथ पे कैसे? सोचो ए ने पैसे दिए बी को, बी तो नहीं बोल रहा है कि मैं चुका दूंगा, बी की जगह सी बोल रहा है कि हाँ दे दो पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। ये क्या है? गुड फेथ पे तो चल रहा है कि सद्भावना पूर्वक जो रिलेशन तीन लोगों के बीच में बना उसमें तो चल रहा है पूरी कहानी। So the guarantee obtained by means of the misrepresentation or concealment of the material fact by the contract creditor is invalid। यानी कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करा जिसमें आपने जो गारंटी है वो मिसरिप्रेजेंटेशन करके यानी कि गलत तथ्य दिखाकर ली है, या फिर कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट यानी कि जो मौजूदा फैक्ट थे उनको छुपाकर आपने गारंटी ली है, तो वो जो क्रेडिटर है उसके द्वारा जो भी गारंटी ली गई है वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगी। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दो तरह का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सिक्स्थ वाला बोलता है द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? essential valid contract like competence of the party, free consent, lawful object, extra money present to make the contract of the guarantee enforceable हो। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने के लिए जैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कानून की नज़र में उसकी वैल्यू हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको वो सब चीज़ें होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में होती है, जैसे कंप्यूटेंट पार्टीज, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये सब चीज़ें होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रॉपर बनेगा। समझ गए? चलिए, तो कल से अपन करेंगे इसके आगे का कहानी शुरू। आज के लिए इतना ही, कंप्लीट हो पाएगा, आज बड़ा है। ठीक है, कल से अपन करेंगे।